हाँ भाई, तो हमने प्रिज्म का डिस्कशन किया था और अब के वाले लेक्चर के अंदर जैसे मैंने वो क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को कि कौन सी कंडीशन के लिए रे आर पार जाएगी, वो वाली चीज पढ़ेंगे। जैसे कॉन्सेप्ट ही है, एक टाइप का प्रिज्म के अंदर ही लिख लो। लेट्स से एक अपना कोई प्रिज्म है, राइट। तो मैंने लेट्स से यहाँ से रे फेंकी है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू रहेगी R1 और इसकी वैल्यू रहेगी R2 और रे ऐसे बाहर निकलेगी। बट हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि रे यहाँ से यहाँ बाहर निकले, तो हमें वो वाली कंडीशन निकालनी है। अगर मैं नाम दे दूं PQR, सो फाइंड आउट द कंडीशन सो दैट इट विल ऑलवेज शो TIR एट PR। तो पहली कंडीशन क्या है? ऑलवेज TIR एट PR। ठीक है कि भाई हमें कोई ऐसी कंडीशन निकाल देनी है एंगल ऑफ प्रिज्म की कि हमेशा ही जो रे है वो यहां से, मतलब जो दूसरी सरफेस थी उससे अंदर आ जाए, मतलब हमेशा TIR शो करे। बस यहाँ पे हमेशा TIR करना है अपने को। ठीक है, तो देखते हैं कंडीशन। लेट से इसका प्रिज्म एंगल है A, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है M। सो लेट से कुछ रे है वो यहां से यहां आई, तो इसकी वैल्यू है I और इसकी वैल्यू है R1 और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो R2, और मैं चाहता हूं कि रे ऐसे आए, देखो हमेशा ही TIR शो करे। मतलब ये जो यहाँ पे जो वैल्यू है R2 उसकी वाली बात करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे चाहता हूं कि TIR हो तो R2 क्या होना चाहिए? R2 शुड बी ग्रेटर देन C, राइट। मतलब यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल है उसकी वैल्यू से अगर R2 की वैल्यू बड़ी हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये क्रिटिकल एंगल से बड़ी वैल्यू होगी, तो ये यहाँ पे TIR शो करेगा। अब देखो, अब मैंने बोला कि R2 की वैल्यू C से बड़ी होनी चाहिए, क्यों? तो R2 की तो वैल्यू अलग अलग होगी, डिपेंड करेगी कि वैल्यू ऑफ I क्या है या R1 क्या है। ठीक है, I की वैल्यू के अकॉर्डिंग R1 चेंज होगा और उसके अकॉर्डिंग R2 चेंज होगा। तो मुझे ऐसा कोई कंडीशन निकालना है कि R2 की वैल्यू हमेशा C से बड़ी है। तो देखो R2 की बहुत सारी वैल्यू होगी, तो हम क्या करेंगे, जो R2 की मिनिमम वैल्यू है, अगर R2 की मिनिमम वैल्यू ही C से बड़ी हो जाए तो R2 की सारी वैल्यू C से बड़ी है, तो R2 मिनिमम अगर C से बड़ा हो जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो वाली कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। तो देखो R2 मिनिमम, अब R2 की वैल्यू क्या है भाई? A माइनस R1, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन C, राइट। R2 की वैल्यू तो होगी A माइनस R1, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और अगर ये क्वांटिटी को मिनिमम मुझे रखना है तो सोचो A तो कांस्टेंट टर्म है, A इज द प्रिज्म एंगल जो कांस्टेंट है कोई पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए, तो ये तो कांस्टेंट है। अगर इसका क्वांटिटी को मुझे मिनिमम करना है तो R1 को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम। और R1 की वैल्यू पे मैक्सिमम कब होगी? सोचो, R1 की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? R1 की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब I की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहां पर अपन लिख सकते हैं 1 इंटू साइन I दैट इज इक्वल टू n इंटू साइन R1। देखो, तो यहां से हमें एक बात पता पड़ेगी कि भाई n तो प्रिज्म के लिए कांस्टेंट है, जो I की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब R1 की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो देखो R1 की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब I की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मतलब I की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? π/2, एंड इट इज अ टाइप ऑफ ग्रेजिंग इंसिडेंस। और जब I की वैल्यू π/2 रहेगी, मतलब I मैक्सिमम रहेगा, तो R1 भी मैक्सिमम होगा। R1 मैक्सिमम होगा तो R2 मिनिमम होगा, ठीक है, और वो C से बड़ा होना चाहिए ताकि यहाँ पर TIR शो हो। बस यही कंडीशन है। तो I मैक्सिमम जब π/2 होता है, मतलब जब भी यहाँ पर ग्रेजिंग इंसिडेंस होता है, R1 की वैल्यू कितनी होती है? सोचो, यहाँ पर जब भी ग्रेजिंग इंसिडेंस होता है तब R1 की वैल्यू C के बराबर हो जाएगी। हम जानते हैं ऐसा होगा तो ये C से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जब I की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो R1 मैक्सिमम क्या होगा? C के बराबर। और अगर R1 मैक्सिमम C के बराबर आ गया तो अपने पास A माइनस R1 की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? A माइनस C के बराबर। और यही किसकी वैल्यू है भाई? R2 मिनिमम की वैल्यू है, कि भाई मिनिमम वैल्यू ऑफ R2 है वो A माइनस C है, उससे कम हो नहीं सकती। ठीक है, अगर ये भी अगर C से बड़ा हो जाए तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसकी सारी वैल्यू है वो C से बड़ी होगी, वो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लेट्स से C आया 45 और R2 की मिनिमम वैल्यू है 46 डिग्री। ठीक है, फिर 46 के बाद कुछ भी हो भाई, 50 हो, 60 हो, 70 हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मिनिमम वैल्यू अगर C से बड़ी है तो हमेशा ही काम हो जाएगा।
तो बस अगर इसकी वैल्यू मुझे सी से बड़ी करनी है तो यहाँ पर टीआईआर शो हो जाएगा। तो R2 मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन सी, और R2 मिनिमम कैसा है, A माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन सी, तो A शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2C, व्हिच इज कंडीशन फॉर ऑलवेज TIR एट PR। मैं चाहता हूं कि यहाँ हमेशा TIR शो हो, तो A की वैल्यू जो है व्हिच इज द प्रिज्म एंगल दैट शुड बी ग्रेटर देन 2C। अब यहाँ से C की वैल्यू तो तुम लोग जानते हो, sin इनवर्स 1/n लिख सकते हो, ठीक है, एंड रेयर बैंड आंसर, राइट। सो दिस इज द कंडीशन टू शो TIR एट PR, राइट। ये पहली कंडीशन है, लिख लो इसको ध्यान से कि A की वैल्यू 2C से बड़ी होगी तो हमेशा TIR शो करेगा, ठीक है। तो सवाल के अंदर सबसे पहले चेक कर लेना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, ठीक है, तो वहां से, और प्रिज्म एंगल दिया होगा, तो A ग्रेटर देन 2C है, तो हमें कुछ ज्यादा लोड लेने की बात नहीं है। जो डेल्टा वाला फॉर्मूला हमने बताया था वो कब यूज करना है, जो बाहर निकल रही है तब, TIR होगा तो अलग आएगा डेल्टा, उनकी बात हमने कर रखी है। दूसरी कंडीशन है, इट विल ऑलवेज क्रॉस PR, कि जो PQR में से जो एक PR साइड थी उसको हमेशा क्रॉस कर जाए रे, ठीक है। मतलब रे कुछ ऐसे जा रही है, नॉर्मल है ये है I, ये है R1, ये है R2, और यहां कुछ जा रही है, राइट। अगर इससे मैं चाहता हूं कि ये पार हो जाए, पार होने की कंडीशन क्या है भाई, R2 शुड बी लेस देन इक्वल टू C। भाई R2 की जितनी भी वैल्यू है सारी वैल्यू C से कम होनी चाहिए, तभी जाके ये यहां से आर पार जाएगा, वरना लास्ट वाली कंडीशन हो जाएगी, अगर ग्रेटर देन C हो जाएगा तो R2 शुड बी लेस देन C। तो R2 की तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, राइट। तो मैं ऐसा बोलूं कि अगर R2 की मैक्सिमम वैल्यूज भी अगर C से छोटी हो जाए, मतलब R2 मैक्सिमम इज अगर लेस देन C है, तो क्या इसकी सारी वैल्यू लेस देन C है, राइट। मिनिमम के अंदर हमने ऐसा किया था कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू अगर इससे कम है तो सारी वैल्यू इससे कम है, ठीक है, ये वाली बात। R2 लेस देन C है अगर, मिनिमम ग्रेटर की बात कर रहे थे, राइट, लेस देन की बात करते तो R2 लेस देन C है, तो R2 की बहुत सारी वैल्यू है वो C से बड़ी है, हो सकता है R2 की वैल्यू 1 डिग्री 2 डिग्री से लेके 45 डिग्री हो, ठीक है, और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या है 47 डिग्री है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 45। अगर वो भी अगर ये क्रिटिकल एंगल 47 डिग्री से छोटा है, मतलब सारी वैल्यू तो छोटी हो जाएगी, है ना, तो कोई कंडीशन अपनी यहां से सेटिस्फाई होगी, ठीक है, कि भाई R2 मैक्सिमम शुड बी लेस देन इक्वल टू C। अब R2 मैक्सिमम क्या होगा, सोचो, R2 क्या होता है भाई, A माइनस R1, दैट शुड बी मैक्सिमम, शुड बी लेस देन C। और मैं चाहता हूं कि अगर ये मैक्सिमम हो, अगर मैं इस क्वांटिटी को मैक्सिमम बनाना चाहता हूं, तो R1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, मिनिमम। और अगर R1 मिनिमम हो, एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ R1, मैक्सिमम वैल्यू तो उसकी C के बराबर है, वो तो हमने जाना कि जब I की वैल्यू 90 हो। R1 मिनिमम रखना है तो उसका मतलब I मिनिमम रखना है, और I मिनिमम क्या होता है भाई, 0 होता है भाई, सीधा ऐसे फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है। और जब I मिनिमम 0 होगा तो R1 भी क्या होगा, 0 होगा, और R1 की वैल्यू अगर 0 होगी तो R2 मैक्सिमम होगा, और उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, A के बराबर हो जाएगी, ठीक है, देख लो ध्यान से कि भाई अगर I मिनिमम रहेगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 होगी तो R1 भी 0 होगा, तो R2 मैक्स की वैल्यू क्या आ गई, A के बराबर आ गई, तो बस सीधा A लिख दो यहाँ पर, तो A शुड बी लेस देन इक्वल टू C, काम खत्म। यही कंडीशन है भाई आर पार ले जाने की। अगर A शुड बी लेस देन 2C है, सॉरी ग्रेटर देन 2C है, तो क्या होगा, हमेशा यहाँ पर TIR शो होगा। अगर A लेस देन C है तो क्या होगा, सोचो, A लेस देन C है तो हमेशा ही क्रॉस करेगा। अब सोचो तुम्हें जो A है वो C और 2C के बीच में दिया भाई, ये आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि भाई हमेशा TIR शो कब करेगा और हमेशा क्रॉस कब करेगा, ठीक है। ये दो कंडीशन है, तुम्हें याद रह जाए तो अच्छी बात है, बाकी निकालना आना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो वो वाली कंडीशन हो गई जब या तो A लेस देन C है या A ग्रेटर देन 2C है, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन है कि जब तुम्हें ऐसा दिया हो कि A जो है वो 2C से छोटा है और C से बड़ा है,
ए इज ग्रेटर देन सी एंड ए इज लेस देन 2c। तो ये वाली कंडीशन मुझे दी है, तब किस टाइप की चीज होगी। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर a ग्रेटर देन 2c होगा तो ऑलवेज TIR होगा, a लेस देन c होगा तो ऑलवेज क्रॉस करेगी, बीच में होगा तो कुछ भी हो सकता है भाई, हम बता नहीं सकते ऐसे कंफर्म। तो लेट्स से अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लो कि एक प्रिज्म दिया है और उसका प्रिज्म एंगल है एक। लेट्स से कोई रे है, वो ऐसे गई कुछ इस तरीके से, कुछ एंगल आई से, ठीक है। इसकी वैल्यू है R1 और उसकी वैल्यू है R2 और ये बाहर निकली, ठीक है। अब यहां पर अपन ने कंडीशन देखी है कि भाई कहां से, अगर मैं ले लो PQR, कहां से बाहर निकलेगी, कहां से नहीं निकलेगी, ठीक है। तो अब जो ये A है उसकी वैल्यू C और 2C के बराबर है। सॉरी, सोचो तुम लोग, अपन I की ऐसी वैल्यू ले लेते हैं, मिनिमम का एक केस ले लेते हैं और मैक्सिमम का एक केस ले लेते हैं, है ना। तो एक क्लैरिटी रहेगी कि कहां पर चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूं कि कोई प्रिज्म है अपने पास, दो प्रिज्म साथ साथ में बना लेते हैं, एक प्रिज्म दूसरा प्रिज्म, ठीक है। जब मैं I की वैल्यू 0 लेता हूं, I की वैल्यू 0 लेना मतलब ऐसे फेंकना, ठीक है। यही नॉर्मल है, 90 डिग्री बना रहा है। अगर I की वैल्यू 0 है तो R1 की वैल्यू भी 0 है तो R2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, A के बराबर। देखो R2 की वैल्यू A के बराबर है, और मुझे क्या दिया है, A इज ग्रेटर देन 2C है। अगर A was लेस देन C होता, अगर A लेस देन C तो मतलब क्रॉस कर जाता, बट यहां पर क्या है, C से बड़ा है, देख लो, तो अंदर आ जाएगी वापस। देखो ना, मैंने कंडीशन ऑलरेडी ले रखी है कि ये जो A है दैट इज ग्रेटर देन C है वो, और लेस देन 2C है, ठीक है। दोनों में से सेम ही बात है, ठीक है। बट यहां पर तुम्हें समझना है कि अगर R2 की वैल्यू A के बराबर हो जाएगी जो ग्रेटर देन C है, राइट। अगर वो ग्रेटर देन C है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि यहां से तो अंदर ही आएगी ना, क्रिटिकल एंगल से बड़ी वैल्यू है तो। क्योंकि जब मैं 90 से फेंक रहा था तब R1 की वैल्यू हो जाएगी 0 तो R2 हो जाएगा A, तो ये हो जाएगा A। अब तुम्हें यहां से एंगल ऑफ डेविएशन कुछ भी पूछ ले, जब 90 पे फेंकूंगा मैं किसको, इस रे को 90 से फेंकूंगा, मतलब जब ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा कुछ इस टाइप का, तभी R1 की वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों, C के बराबर, और ये जो R2 है उसकी वैल्यू क्या होगी, A माइनस C के बराबर, ठीक है। अब यहां से पार करेगी या नहीं करेगी वो किस बात पे डिपेंड करेगा, ये A माइनस C पे डिपेंड करेगा। सोचो A माइनस C की जो वैल्यू है वो क्या है, A माइनस C की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी है या किससे छोटी है, पहले वो सोचो A माइनस C के बारे में। A माइनस C जो है, अब देखो A है वो 2C से छोटा है और C से बड़ा है। लेट से A की वैल्यू है 1.7C, है ना, माइनस C करोगे तो आएगा 0.7C, वो हमेशा C से छोटा आएगा। ध्यान से देखो, हमेशा कोई भी वैल्यू ले लो C से 2C के बीच में A की, और तुम लोग A माइनस C की वैल्यू लोगे तो A माइनस C इज ऑलवेज लेस देन C। ये वाली कंडीशन हमारे पास है, हमेशा C से छोटा होगा, हमेशा C से छोटा होगा तो रे बाहर निकलेगी, ठीक है भाई, ओके ठीक है। जब I की वैल्यू 0 है तो रे बाहर अंदर आ रही है, और I की वैल्यू π/2 है तब रे बाहर जा रही है, मतलब बीच में कहीं ऐसी वैल्यू होगी कि रे जो है वो सरफेस पे एकदम आ रही होगी, ठीक है। बस वो कंडीशन निकाल लेते हैं, बाकी कुछ समझने की बात नहीं है, समझने की बात आगे वाले दो केसेस में ही थी, ठीक है। तो अब सोचो कि जैसे जैसे मैं I चेंज करूंगा तो R1 चेंज होगा तो R2 की वैल्यू चेंज होगी। अभी तो देखो R2 मैक्सिमम है A के बराबर, राइट, क्योंकि R1 की वैल्यू 0 है, लेकिन धीरे धीरे R1 की वैल्यू बढ़ेगी तो R2 की वैल्यू भी चेंज होगी, A नहीं रहेगी, A से कुछ कम होगी। तो हम ऐसी एक कंडीशन ले लेते हैं, लेट्स से कि ये कोई प्रिज्म है एंड ऐसा समझो यहां से मैंने किसी एंगल पे मैंने रे को फेंका, ठीक है, किसी I एंगल पे, I0 एंगल पे फेंका, तो कुछ R1 की वैल्यू आई,
और इसकी कुछ वैल्यू आई, ठीक है। अब ये जो रे है वो यहां पर कब जाएगी, सोचो, ये रे यहां पर कब जाएगी, सोचो, जब इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए बच्चों, सी के बराबर, किसकी वैल्यू, R2 की वैल्यू, ठीक है, R2 की वैल्यू जब सी के बराबर हो जाएगी तब ये रे ऐसे जाएगी। अगर इसकी वैल्यू सी है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस सी, ठीक है। तो देखो हमें क्या समझना है इसके अंदर, कि जब I की वैल्यू 0 थी तब रे अंदर है, ठीक है, और जब I की वैल्यू 0 से लेके कुछ I0 है तब तक रे क्या रहेगी, इनसाइड। और अगर I की वैल्यू I0 से लेके π/2 के बीच में है तो रे क्या जाएगी, आउटसाइड। एंड व्हाट इज दिस I0? I0 वो वाला इंसिडेंट एंगल है जिसके लिए R2 की वैल्यू C हो जाए, बस ये समझना है। क्योंकि I0 वो वाला, ऐसा भी समझ सकते हो, I0 वो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए R1 की वैल्यू a माइनस सी के बराबर हो जाए, ठीक है। लिख भी सकते हो I0 एंगल for which R1 is equal to a minus c and R2 equal to c, ठीक है, ये वाली बात करनी है। तो रे ऐसे जाएगी अपनी, बस ये वाली बात समझनी है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन में पढ़ ली, जब a लेस देन c रहेगा, a ग्रेटर देन 2c रहेगा और उन दोनों के बीच में रहेगा, है ना। तो ये प्रिज्म वाली हमने देखो बहुत सारी डिस्कशन कर ली, क्वेश्चन करके प्रिज्म के टॉपिक को खत्म करते हो। लेट्स से मुझे ऐसा दे दिया कि कोई प्रिज्म है, उसका ये है √2 और ये है 75 डिग्री, प्रिज्म एंगल है 75 डिग्री और ये है √2। मुझे ऐसा पूछा डेल्टा मैक्सिमम बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा मैक्सिमम। ये है तुम्हारा आज का क्वेश्चन, जल्दी से करो, जल्दी से करो। डेल्टा मैक्सिमम की वैल्यू बताए, पूछनी है, मैक्सिमम की वैल्यू पूछनी है, डेल्टा मैक्सिमम, डेल्टा मैक्सिमम, ठीक है, यस। तो पहली बात यहां पर ध्यान से देखोगे तो a क्या है, पहली बात c की वैल्यू क्या है, c इज इक्वल टू 45 डिग्री। आंखें बंद करके सबको ये बात पता चलनी चाहिए c की वैल्यू 45 कैसे आई। और जो a की वैल्यू है ध्यान से देखो, 2c और c के बीच में है, 2c इज इक्वल टू 90 एंड c इज इक्वल टू 45 एंड a इज गिवन है 75, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि भाई रे अंदर भी जा सकती है और बाहर भी जा सकती है। अपने को डेल्टा मैक्सिमम पूछा है तो तुम्हें एक बात हमेशा पता होनी चाहिए, मैंने डेल्टा और आई का जब ग्राफ बनवाया था तो तुम्हें बताया था डेल्टा मैक्सिमम कब होता है, जब i इक्वल टू π/2 होता है, ये e इक्वल टू π/2 होता है। i इक्वल टू π/2 जब होगा तब डेल्टा मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम होगा, डेल्टा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब i की वैल्यू π/2 है तो क्या है भाई, इसमें i की वैल्यू π/2 कर दो तो R1 की वैल्यू क्या है, c के बराबर। भाई ये तो बहुत ही आसान लल्लू सी बात हो गई। जब इसकी वैल्यू c के बराबर है, ये है R1 तो ये है R2 और ये है कुछ e, राइट। तो सोचो जब i की वैल्यू π/2 हो गई, 90 डिग्री हो गई, तो R1 की वैल्यू क्या है, c which is equal to 45। और अगर R1 की वैल्यू c है तो R2 क्या हो जाएगा, a minus R1 and that will be equal to a 75 minus 45, 30 डिग्री। R2 भी आ गया भाई, ठीक है। तो ये बात हमें यहाँ से पता चली, डेल्टा मैक्सिमम दिया है तो i की वैल्यू π/2 लेनी है। बस यहाँ पर स्नेल का लॉ लगा तो क्या आ जाएगा, n into sin R2 that will be equal to 1 into sin e, this angle is e, angle of emergence। ये i था 90, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं √2 into sin 30, R2 की वैल्यू है 30, that will be equal to sin e, so this will be √2 into 1/2 that is equal to sin e। तो e की वैल्यू आ गई बच्चों 45 डिग्री। और तुम लोग डेल्टा का सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हो i प्लस ई माइनस ए, राइट। तो क्या हो गया 90 प्लस 45 माइनस 75, तो 90 माइनस 30 which is 60 डिग्री। इन्हें क्लॉकवाइज से देखो, रे ऐसे जा रही थी और ऐसे घूम गई, ठीक है। तो जब अगर तुम्हें सीधा अगर a लेस देन ग्रेटर देन 2c दिया है या लेस देन c दिया है तो तुम लोग आराम से वहां से कर सकते हो डेल्टा की बात। और जब ऐसी कंडीशन आए तो तुम लोग चेक कर लो, ठीक है, कि
क्या दिया हुआ है, मैंने उसकी कंडीशन भी बताई हुई है। तो ये हो गया हमारा प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर सारी हमने डिस्कशन कर ली, इनके अंदर कोई तुम्हें डाउट अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रिज्म हो गया, हटा रहा हूं। चलिए भाई, ये था अपना प्रिज्म। अब एक बहुत ही कॉमन सी बात आती है जो हम जानते हैं, सुना हुआ है हम लोगों ने, जिसको बोलते हैं हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज दिस डिस्पर्शन ऑफ लाइट? तो तुम लोगों ने सुना होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा, प्रिज्म के अंदर व्हाइट लाइट फेंकते हो तो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। यही फिनोमेना को हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। हमें एक बात समझनी है, एक साइंटिस्ट थे कॉची करके, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। वो फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हमें वो कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए याद होना चाहिए। उन्होंने ऐसा बोला था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया n that is equal to a plus b by lambda square, एंड इस टाइप का लंबा सा फॉर्मूला। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस जानना है कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लैम्बडा के बीच में रिलेशन क्या है। ये n है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है? तो यहां से हमें एक बात पता पड़ेगी कि जब भी लैम्बडा की वैल्यू बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू घटेगी, ठीक है। हमें जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है, हमें पता है हम व्हाइट लाइट से डील करते हैं। व्हाइट लाइट 7 कलरों में टूट जाती है, तो अलग अलग कलर की हमें वेवलेंथ की बात करनी पड़ती है। तो हमें जनरली विबग्योर के साथ खेलना पड़ेगा, ठीक है, विबग्योर के साथ खेलना पड़ेगा। तो हमें एक बात पता है कि वायोलेट से रेड तक हम जाते हैं, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया है, वायोलेट से तक जब रेड तक जाते हैं तो लैम्बडा की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। इसकी लैम्बडा सबसे कम होती है, बट इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। लैम्बडा की वैल्यू बढ़ती है इधर से इधर, फ्रीक्वेंसी वैल्यू कम होती है। टेम्परेचर भी क्या होता है? कम होता है। सारी बातें मैं लिखवा चुका हूं, है ना। तो यहां से यहां जैसे जाएंगे तो लैम्बडा की वैल्यू बढ़ेगी, लैम्बडा की वैल्यू बढ़ेगी तो एन की वैल्यू घटेगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये वाली बात हमें पहले समझनी है कॉचीज फॉर्मूला से, ठीक है। तो ये वाली बातें हम बार बार यूज करेंगे। अब सोचो कि यहां पर मैं एक बाउंड्री बना दूं विच इज कनेक्टिंग टू मीडियम, दो मीडियम है, उन दोनों को जोड़ने वाली बाउंड्री है, और मैं कोई रे है उसको फेंक रहा हूं, लेट से कुछ इस तरीके से। व्हाइट लाइट है, उसको मैंने फेंकी, उसको जब मैं फेंकूंगा तो जैसे ये इसका ओरिजिनल पाथ था, लेकिन वो डिवाइड होगी, डेविएट होगी। लेट से ये है कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो कुछ ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि ये जो है कुछ इस तरीके से एक स्पेक्ट्रम में डिवाइड हुई 7 कलर में। ये तो ओरिजिनल पाथ है, ये कोई वो नहीं है, ये कोई रे नहीं है, बट रे इस गैप के अंदर 7 कलर में डिवाइड हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब तुम लोग ही सोच के बताओ मुझे कि कौन सा वाला रेड होगा और कौन सा वाला वायलेट होगा। सोचो सोचो, समझो इसको, कौन सा वाला रेड होगा, कौन सा वाला वायलेट होगा। तो हमें पता है एन किसका सबसे कम है, एन सबसे कम किसका है, एन सबसे कम किसका है, एन सबसे कम है वायलेट का। हमें पता है अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लगाता n1 इंटू साइन आई दैट विल बी इक्वल टू n2 इंटू साइन आर, राइट। तो यहां से अपने पास साइन आर की वैल्यू क्या आती है? 1 इंटू साइन आई बाय एन, जो भी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, इसको n इक्वल टू 1 ले लो। ये कोई मीडियम है, व्हाइट लाइट कोई मीडियम एयर से कोई मीडियम में आ रही है। तो सोचो जब n की वैल्यू कम होगी यहां से यहां, तो r की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब n की वैल्यू सबसे कम जिसके लिए क्या बोल रहा हूं, हाँ, n की वैल्यू यहां से यहां जाएंगे तो क्या होगा? घटेगी। और n की वैल्यू अगर घटेगी तो r की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। ध्यान से देख लो, r की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर r की वैल्यू यहां से यहां जाके बढ़ती है तो r सबसे ज्यादा किसका होगा? रेड का। सब इन सब में से r सबसे ज्यादा किसका होगा? रेड का, r का, ठीक है।
मतलब इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है रेड का, इन द सेंस कि जो ये वाला कलर है, ये वाला सबसे ऊपर वाला, ये वाला वो रेड है, ठीक है। अपन इसको ऐसे दिखा देते हैं, विबग्योर, ठीक है, सातों कलर, जिसके अंदर वायोलेट का आर सबसे कम है, क्योंकि यहां से यहां जाने पे आर की वैल्यू कम हो रही है, आर की वैल्यू बढ़ रही है, सॉरी आर की वैल्यू बढ़ रही है। आर की वैल्यू क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एन की वैल्यू घट रही है। एन की वैल्यू क्यों घट रही है? क्योंकि लैम्डा बढ़ रहा है, ठीक है। तो सारी चीजें तुम्हें पता रहनी चाहिए इसके अंदर। तो यहां से देखो हम डेविएशन की बात करते हैं इसी के अंदर। तो यही जो है व्हाइट लाइट जो 7 कलरों में टूट जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त एयर से कोई मीडियम में जाएगी तो 7 कलरों में डिवाइड हो जाएगी। यही फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। उसको अपनी भाषा में लिख सकते हो कि दिस फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब हम बात करते हैं डेविएशन की, कितना डेविएशन हुआ है। तो देखो ये था ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट, ये पाथ पे लाइट ओरिजिनली आ रही थी, ठीक है, बट यहां पर नहीं गई, अलग अलग अलग। ऑब्वियस सी बात है कि लाइट जब रेडर से डेंसर में जाएगी तो इट विल कम टुवर्ड्स द नॉर्मल, बट सबका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग है। वायलेट के लिए ये है, रेड के लिए ये है, आरवी आर आर, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं रेड कलर का डेविएशन कितना हुआ, तो रेड कलर का डेविएशन हुआ इतना, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा आर, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड, और इसको हम बोलते हैं डेल्टा वी, विच इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट लाइट, ठीक है। डेल्टा आर क्या है? रेड, डेल्टा वी वायलेट, और हम एक चीज डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। अब सोचो हम एक बात बोलेंगे कि भाई सबका डेविएशन हो रहा है, तो जो बीच में कलर है उसका डेविएशन हम मीन डेविएशन ले लेंगे। मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि रेड कलर का डेविएशन इतना हो रहा है, वायलेट का इतना हो रहा है, तो इस रे का मीन डेविएशन क्या हो रहा है, ठीक है। तो मीन डेविएशन हम बोलते हैं डेल्टा वाई को। डेल्टा वाई मतलब जो येलो कलर की जो लाइट है उसका जो डेविएशन होगा, ग्रीन को नहीं बोलेंगे, पहली बात इसको ध्यान में दिमाग में बिठा लो। ये है डेल्टा वाई, जो वाई कलर का जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसको हम बोलेंगे क्या? मीन डेविएशन। और एक बात मैं और बताता हूं येलो कलर के बारे में। येलो कलर जो है इट इज द मोस्ट सेंसिटिव कलर इन अवर आईज, ठीक है, वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव कलर होता है, ध्यान में रखना, कभी आ गया तो नहीं आएगा वैसे, बट सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन सा कलर होता है? येलो कलर होता है, ठीक है, याद रखना है इसको, बस फैक्ट है, याद रखना है। तो ये वाली बात हमने कर ली, डेल्टा आर, डेल्टा वी, डेल्टा वाई। डेल्टा वाई इज द मीन डेविएशन, डेल्टा आर इज द डेविएशन ऑफ रेड लाइट, एंड डेल्टा वी इज द डेविएशन ऑफ वायलेट लाइट। अब यहां पर हम एक और एंगल डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। मतलब कि ये रे मैंने यहां से यहां फेंकी और वो जो 7 कलर में डिवाइड हो गई, तो वो कितने एंगल में है, वो कितने एंगल में प्रसरी हुई है, बिखरी हुई है, तो उसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डिस्पर्शन, सॉरी, एंगल ऑफ डिस्पर्शन। तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या होगा? डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और इसको थीटा बोल दो, है ना। थीटा है ये वाला एंगल, देखो थीटा है ये वाला एंगल, ये जो वायलेट और रेड कलर के बीच वाला जो ये एंगल है ना, इसको हम बोलेंगे थीटा, विच इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिस्पर्शन। कितने एंगल के अंदर वो दोनों रेज, ये जो है जो 7 कलर को लेके घूम रही है, वो कितने एंगल के अंदर आ गई, जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिस्पर्शन, राइट। तो ये बेसिक डिस्पर्शन की बात है, बाकी मैं कर रहा हूं आगे बात है।